हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। ये वीडियो सीरीज़ इस समय हम कवर कर रहे हैं आरटीपी जो ICAI ने इशू की है मई 17 एग्ज़ाम के लिए। 4th वीडियो है और इसमें हम 3-4 छोटे छोटे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स जो है वो आपके कवर करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है स्कोप ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर ई रिटर्न इंटरमीडियरी। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि किस बारे में है ये। रिटर्न फाइल करने के लिए हमेशा से गवर्नमेंट बहुत सारे सोर्सेज को जनरेट करती रहती है, ताकि बहुत सारे लोग तो शायद रिटर्न इनकम टैक्स की यही सोच के नहीं भरते होंगे कि यार कहाँ जाएं, कौन भरेगा, कैसे होगा। तो उस झंझट को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज इंक्लूड करती रहती है। सो सेक्शन 139(1)(b प्रोवाइड्स फॉर एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। ये सबसे पहली बात आई। नाउ एक नोटिफिकेशन इशू किया गया और इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न को जो है प्रिस्क्राइब किया गया। ये बात सब पुरानी है। आप सोच रहे होंगे सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं, तो नया नहीं है। ये 2007 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि सेक्शन में ये लिखा था कि रिटर्न फर्निश करने के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स लाए जाएँ। उसके तहत उसके अंडर एक तरह से कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की बात आई। अब इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की बात आई तो एक तरह से ये बोला कि जो भी एलिजिबल पर्सन है, एन एलिजिबल पर्सन में एट हिज ऑप्शन, अगर वो चाहे तो फर्निश हिज रिटर्न विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि लीगल लैंग्वेज कुछ ज़्यादा लंबी बना देते हैं। अब मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पहले मैंने एक बात आपको क्या बता के छोड़ दिया है, हम पढ़ रहे हैं ई रिटर्न इंटरमीडियरी के बारे में। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1B ऑल्टरनेटिव मेथड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम की बात करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ई रिटर्न की बात हो रही है। तो इसके बारे में क्या लिखा गया था, एन एलिजिबल पर्सन में एट इज ऑप्शन, ऑब्वियसली जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, ऑल्टरनेटिव मेथड है, फर्निश इज रिटर्न किसको, टू एन ई रिटर्न इंटरमीडियरी, वो उसको भर देगा। वो क्या करेगा, हु शैल डिजिटाइज द डेटा ऑफ सच रिटर्न, यानी कि एक तरह से वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि भाई मेरे को ई रिटर्न भरनी खुद नहीं आ रही, मैं किसी ई रिटर्न इंटरमीडियरी के पास गया और मैंने उसको अपनी रिटर्न के सारा फैक्ट्स डेटा दे दिया और फिर वो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली टू अ सर्वर डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। यानी गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस बता रखा होगा वो ई रिटर्न इंटरमीडियरी किसी एक आम आदमी से उसकी रिटर्न का डेटा लेकर डिजिटली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। पहले इसमें जो प्रिस्क्राइब थी क्वालिफिकेशंस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट्स थी। अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे की बात पे कि भाई अब क्या हुआ है। अर्लियर देयर वाज, जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल है कि क्वालिफिकेशन ऑफ ई रिटर्न इंटरमीडियरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेनली क्या अलाउड था, क्वालिफिकेशन ऑफ ई रिटर्न इंटरमीडियरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स। अब इन्होंने क्या किया है, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, 2 लोग तो ये इंक्लूड किए हैं और एक इन्होंने लिया है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ये आज का लेटेस्ट कंसेप्ट आया है जिसके अंदर टैक्स रिटर्न प्रिपेरर्स को भी इसमें ले लेते हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है कि भाई आप दूसरों की रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसको बनाकर उनके बिहाफ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ई रिटर्न इंटरमीडियरी की क्वालिफिकेशन की बात थी, स्कोप ऑफ क्वालिफिकेशन की बात थी फॉर ई रिटर्न इंटरमीडियरी, उसमें पहले सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स थे। अभी कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और टैक्स रिटर्न प्रिपेरर को भी इंक्लूड किया। बस इतनी सी बात है। इतनी सी है या जो भी बड़ी बात है या छोटी बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन, आपको ध्यान होगा ये जिन्होंने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ रखा है उन्हीं को समझ में आएगा ये प्रोविज़न। ऑब्वियसली ये एक तरह से अमेंडमेंट टाइप होता है आरटीपी। तो जो बच्चे अभी टैक्स में नए नए आए हैं आईपीसीसी में या किसी भी एग्ज़ाम में, और वो बाय द वे ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर से जाएंगे और मैं उनके लिए ये बना भी नहीं रहा हूँ। ये वीडियोज़ बनाई जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी टैक्स पढ़ चुके हैं और बेसिकली जिनका एग्ज़ाम मई 17 में है या उसके बाद है और टैक्स वो पढ़ चुके हैं। तो अमेंडमेंट के कंसेप्ट के हिसाब से ये जो है आरटीपी इंस्टीट्यूट ने इशू किया और मैं भी उसी हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो मिलता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को। तो अभी इसके अंदर इन्होंने क्या किया है
कि प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ये यानी एक तरह से प्रिंटिंग बिजनेस को इंक्लूड कर लिया है। बात आ रही समझ में? इन्होंने कहा है कि जो प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग है, इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग मानेंगे। कहने का मतलब है जो लोग प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग जॉब, ये माना जा रहा है कि दे आर आल्सो लाइक मैन्युफैक्चरर्स। तो उनको भी वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है पीजीबीपी में, वो बेनिफिट मिल जाएगा। एक नया कंसेप्ट और 4 कंसेप्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, उसमें से अब हम 2 पढ़ चुके हैं, अब मैं तीसरा ले रहा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीनियर सिटीजन, अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो आपकी रिलीज़ की थी जिसमें ये बताया था कि जो टैक्स रेट्स हैं उसमें पहले 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है, बट दैट इज़ फॉर दोज जिनकी एज 60 साल से कम है। यानी जिनकी एज 60 साल है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको स्पेशल बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? उनको बजाय 2.5 के 3 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 80 ईयर्स से अबव है, उनको 5 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ रहा हो तो वो 60 साल का कब माना जाएगा? 1 अप्रैल को माना जाएगा या 31 मार्च को ही पूरा हो जाएगा? क्योंकि अगर एक आदमी सीनियर सिटीजन हो फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उसको पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन मानते हैं। यानी कि अगर कोई 31 मार्च को भी सीनियर सिटीजन बन जाए तो उसको 3 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी। तो अब इसके ऊपर एक देख रहे हैं अपडेट, ऑलमोस्ट लेटेस्ट ही है, जुलाई 2016 का सर्कुलर निकाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो ये बोलता है कि अगर कोई बंदे का बर्थ, क्लैरिफाइड दैट ए पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, अगर किसी का बर्थ 1 अप्रैल को हुआ है तो वो 31 मार्च को ही उसका साल पूरा मान लिया जाएगा, पिछले साल की जो 31 मार्च है। उसी हिसाब से इन्होंने कहा है कि अगर किसी का बर्थडे 60th बर्थडे वो जो है 2017 में आ रहा हो 1 अप्रैल, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ही, पिछले साल ही, यानी 31 मार्च के हिसाब से ही सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा और 3 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है जिसका 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2017 को पड़ रहा हो, उसको भी पिछले ही साल 31 मार्च के हिसाब से उसको जो है प्रीवियस ईयर 16-17 में ही विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन ऑफ 5 लाख, क्योंकि उसको भी हम सुपर सीनियर सिटीजन मान लेंगे जिसका 80th बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ रहा है। वैसे लॉजिकल भी है, क्योंकि 1 अप्रैल को तो देखा जाए उसकी नया साल शुरू हो जाता है ना, जो साल कंप्लीट हुआ। अब जैसे अगर हम किसी भी कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन 31 दिसंबर को तो साल खत्म मान लिया जाता है ना, यानी साल तो पूरा हो ही गया ना। अब किसी की सैलरी है 1 तारीख को उसने अगर ज्वाइन किया तो 30 तारीख को महीने के आखिरी दिन, या अगर 31 का महीना तो 31 को वो महीना पूरा हो जाता है ना। तो वही कंसेप्ट लगाया है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है वो 31 मार्च को ही कंप्लीट मान लिया जाएगा उसका साल, और उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है उसको पिछले साल 31 मार्च में ही वो बेनिफिट मिल जाएंगे जिसके लिए वो एलिजिबल है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। एक लास्ट पॉइंट और है कि जब कोई प्रॉपर्टी रेंट पे या लीज पे ली जाती है, खासकर लीज की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म रेंटल्स को हम आमतौर पर लीज कह देते हैं, उसमें अगर लीज रेंटल्स जो मंथली दिए जाने उसके अलावा शुरू में कोई इनिशियल अमाउंट भी लिया गया लमसम, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई फ्लैट या कोई ऑफिस 8 साल के लिए किराए पे दिया, 6 साल के लिए किराए पे दिया 50,000 पर मंथ पे, और शुरू में भी 10 लाख ले लिए। अब सवाल ये उठा कि वो जो इनिशियली 10 लाख है जो रेंट पे एडजस्ट नहीं हो रहे, मतलब वो एक लमसम पेमेंट मैंने शुरू में ले ली, क्या उसको भी टीडीएस अप्लाई होगा? टीडीएस ऑफ सेक्शन 194I, जो कि टीडीएस ऑन रेंट को डील करता है। ये क्वेश्चन है जिसको फिर सर्कुलर जो है अक्टूबर में एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है कि नहीं, इस पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके लिए। सेक्शन 194I, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्ट एज प्रेस्क्राइब रेट्स। प्रेस्क्राइब रेट्स पर टीडीएस कटता है 194I में, फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट। जो भी रेंटल इनकम होती है उस पर टीडीएस कटता है।
और रेंट की डेफिनेशन में लीज, सब लीज, सब कुछ आता है, ठीक है ना। नाउ इश्यू था कि कोई लमसम लीज प्रीमियम है। लमसम लीज प्रीमियम का मतलब कोई लमसम अमाउंट है ना, या जैसे इसका नाम दिया इन्होंने वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस, यानी कुछ एक बार में इनिशियली लमसम अमाउंट है, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा या नहीं, वो रेंट माना जाएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की लमसम पेमेंट है विच आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट, यानी बस वो तो आपने एक बार वन टाइम एडवांस ले लिया है ना, दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट। दैट इज़ द मेन पॉइंट। जो यहाँ पर डिस्कशन है वो ये है कि दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट। ये ऐसा इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो अपफ्रंट वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस हैं, लमसम लीज प्रीमियम, शुरू में जैसे मैंने एग्जांपल लिया कुछ लमसम अमाउंट दिया गया है, सो दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट एंड देयरफॉर सच पेमेंट्स आर नॉट लायबल फॉर टीडीएस। इसलिए इस लमसम अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटेगा। जो पर मंथ रेंटल्स जा रहे हैं उन पर तो टीडीएस लगेगा, सेक्शन 194I बिल्कुल लगेगा, उसमें ना लगने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। बट अगर कोई लमसम, जैसा मैंने बताया यहाँ पर लमसम लीज प्रीमियम है या वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस हैं, तो उस पर टीडीएस जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने क्लैरिफाई किया, फ्रैंकली ये पॉइंट्स मैंने या ये वीडियोस डेवलप किए उन स्टूडेंट्स के लिए जो टैक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ऑब्वियसली जैसे जिसने 194I टीडीएस ऑन रेंट पढ़ रखा होगा तभी वो इसको जल्दी समझ पाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को संभाल के रख सकते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो आपको मिल गई है तो आप इस वीडियो को संभाल के रखें और जब आप टैक्स पढ़ चुके होंगे तब लास्ट में अमेंडमेंट के फॉर्म में आरटीपी को आप देख सकते हैं। थैंक यू।